नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज मैं भाई अपना क्वेश्चन बैंक है, इसका पार्ट नंबर 8 है वो लेकर आया हूँ। पार्ट नंबर 8। और ये जो पार्ट है वो आपके लिए 9 नंबर का रहने वाला भाई, सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे ज़्यादा नंबर का ही रहने वाला है। तो आप तुरंत अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए और तुरंत अपन लिखना शुरू करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रकाश संचरित होता है। प्रकाश है वो मतलब किस रूप में गमन करता है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा से। राइट आंसर हो जाएगा से, दोनों के रूप में, यानी कि किरण के रूप में भी तो करता है ये और तरंग के रूप में भी करता है। और प्रकाश है उसकी कणीय प्रकृति भी पाई जाती है जिसको फोटोन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी कि कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है वह निर्वात में। इसमें होती है निर्वात में। और आपसे पूछे निर्वात क्या है, तो वह माध्यम जहाँ पर हवा भी न हो, जहाँ पर हवा भी न हो उस माध्यम को निर्वात कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना। पुनः उसी माध्यम में लौटना उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन इसको कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, स्नेल का नियम संबंधित है, इनके स्नेल का जो नियम है वो किससे संबंधित है। तो स्नेल का नियम है वो है प्रकाश के अपवर्तन से। किससे संबंधित है, प्रकाश के अपवर्तन से। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, इनकी समतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब है वो होता है आभासी एवं सीधा। कैसा होता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है इससे। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि आपतित कोण का मान 40 डिग्री हो तो परावर्तित कोण का मान होगा। तो अपने को पता है भाई परावर्तन के नियम के अनुसार जितना मान आपतन कोण का होता है उतना ही मान परावर्तन कोण का होता है। या अपन कह सकते हैं I बराबर आर। आई बराबर आर होता है, जितना मान आपतन कोण का होता है उतना ही मान परावर्तन कोण का होता है। तो आपतन कोण का मान यदि अपने को 40 डिग्री दिया हुआ है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है, बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब वो तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये क्या है, परावर्तन के नियम है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, फोकस दूरी क्या है, f है, तथा वक्रता त्रिज्या r है, तो इसका जो संबंध है वो हो जाएगा f बराबर r/2। f बराबर r/2 हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मोटर कार की हेडलाइट, मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर होता है भाई अवतल दर्पण। देखो हेडलाइट किस प्रकार की होती है, अंदर धसी हुई, और अपना जो अवतल दर्पण है उसकी आकृति भी कैसी होती है, अंदर धसी हुई आकृति होती है। तो इस ट्रिक से अपने याद रख सकते हैं जो हेडलाइट होते हैं उसके अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 9, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। कैसा होता है, सीधा होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस है उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो उसकी क्षमता हो जाएगी 1 डायोप्टर, P बराबर 1/f। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, वह धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो इसका अपन जो राइट आंसर है वो देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि हमेशा धनात्मक होती है। किस प्रकार की होती है, धनात्मक। तो इसका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भाई। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
और इससे पहले देख लेते हैं जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि किस दर्पण से वस्तु से बड़ा है वो प्रतिबिंब बनेगा, तो वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसी स्थिति पर कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा था वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है, तो यानी कौन सी स्थिति पर अपन बिंब को रखें जिससे क्या हो, बिंब से बड़ा हो प्रतिबिंब बने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भाई ब। क्या हो जाएगा? ब है, और राइट आंसर हो जाएगा जब बिंब दर्पण के फोकस यानी कि एप और जो ध्रुव है वक्रता केंद्र होता है उसके बीच में, एप और वक्रता केंद्र के बीच के अंदर यदि हो तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा केवल उत्तल दर्पण से। केवल उत्तल दर्पण है वो ही एक निश्चित दूरी से भवन की पूरी ऊंचाई का जो प्रतिबिंब दिखाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस है उससे केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, आपतन कोण है, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो पहला है अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण, दूसरा है अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, और तीसरे में दिया हुआ है परावर्तित किरण व आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब एवं आपतित किरण के मध्य बनने वाला जो कोण है उसको कहा जाता है आपतन कोण। जैसे अपन परावर्तन के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा अपना समतल दर्पण, और प्रकाश पुंज से चलकर आने वाली जो किरण है उसको कहा जाता है परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और दर्पण से टकराकर जो वापस लौटती है उसको कहा जाता है, सॉरी, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो टकराकर जाने वाली होती है उसको कहा जाता है परावर्तित किरण। और इनके मध्य डाला गया जो लंब होता है उसको बोलते हैं अभिलंब। उसको क्या कहा जाता है? अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहा जाता है आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला जो कोण होता है उसको कहा जाता है परावर्तन कोण। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी अवतल दर्पण है वो किस में काम में आता है, तो अवतल दर्पण है वो उपरोक्त सभी में हो जाएगा। सेविंग दर्पण है उसके अंदर भी तो ये काम में आता है, वाहनों की हेडलाइट में भी काम में आता है, और दंत चिकित्सा में अपने दांत है उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी इसका उपयोग करा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये घटना किसके कारण होती है, तो ये घटना होती है अपवर्तन के कारण। ये घटना होती है अपवर्तन के कारण। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, डायोप्टर मात्रक है, डायोप्टर हो किसका मात्रक है, तो डायोप्टर जो मात्रक है वह लेंस शक्ति का, किसका? लेंस की शक्ति का। फिर क्वेश्चन नंबर 19, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव किस प्रकार का बनता है, तो ये हो जाएगा आभासी एवं सीधा। कैसा हो जाएगा? आभासी एवं सीधा। तो ये 19 तो थे छोटे वाले क्वेश्चन। फिर 20वां क्वेश्चन अपन देखते हैं अतिलोक दुरात्मक। फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु, कोई लेंस है और उसका जो मुख्य फोकस बिंदु एप एवं प्रकाश के अंदर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। इसको अपन ऐप से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? ऐप से। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, कैसा हो? गोलीय हो या वक्रित हो, इन्हें गोलीय दर्पण कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल दर्पण, एक तो होता है उत्तल, और दूसरा होता है अवतल, दूसरा होता है अवतल। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण किस प्रकार प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण सदैव आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, कोई दर्पण और उसका ध्रुवपण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी जो परावर्तक पृष्ठ होता है इस प्रकार से, और उसका जो सेंटर पॉइंट होता है बीच वाला, उसको कहा जाता है ध्रुव।
फिर क्वेश्चन नंबर 24, गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच में क्या संबंध होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटे द्वारक कि गोले दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है? दुगुनी होती है। तो r बराबर हो जाएगा 2f, r बराबर 2f हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग। अवतल दर्पण और किन किन कामों में आता है? तो अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है वो है टॉर्च, अपने टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में। फिर दूसरा जो है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में। हाँ जी, फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, तो उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग। पहले थे अवतल दर्पण के और अब है उत्तल दर्पण के। तो उत्तल दर्पण का पहला जो उपयोग होता है वाहनों के पश्च जर से देखने में, यानी कि जो साइड ग्लास होता है उसके अंदर उत्तल दर्पण होता है। और दूसरा सोडियम परावर्तक लैंपों में। तो ये हो गए इसके दो उपयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 27, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v है तो v के बराबर हो जाएगा ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। जो दर्पण का ध्रुव है उससे प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? तो उसके लिए आ जाएगा v। फिर u बराबर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, पहली है प्रतिबिंब की और दूसरी है बिंब की दूरी। फिर a बराबर दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी। फिर क्वेश्चन नंबर 28, आवर्धन क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। इसके अंदर प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की जो ऊंचाई है उसको आवर्धन कहते हैं। तो ये m बराबर h/s डैश हो जाएगा, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम जैसे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अपना संगन माध्यम से चाहे वो विरल माध्यम में प्रवेश करे, विरल से चाहे संगन में प्रवेश करे, तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। फिर अपवर्तन के उदाहरण है पानी में सिक्के का तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यानी कि किसी भरे हुए पात्र के अंदर अपन पानी से भरे हुए पात्र में सिक्का रखते हैं और वो अपने को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरा है पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। और इसके साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अपना कुआं है या हौज है उसका पेंदा है ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या अपन कह सकते हैं तारू का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, और मोमबत्ती के लोग का हिलता हुआ दिखाई देना। तो ये सारे के सारे उदाहरण है अपने अपवर्तन के उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल का नियम क्या है? तो प्रकाश के किसी निश्चित वेग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। यह म्यू एक स्थिरांक है जिसे पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ का अपवर्तनांक। और यह मात्रक विहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, लेंस को परिभाषित कीजिए। लेंस किसे कहते हैं? तो दो पृष्ठों से बना हुआ पारदर्शी माध्यम, दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो या एक पृष्ठ क्या हो? वक्रित हो, उसको अपन लेंस कहते हैं। वो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से क्या अभिप्राय है? लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र है उसे क्या अभिप्राय है? तो ये मोस्ट है क्वेश्चन। लेंस में स्थित वह बिंदु, यानी कि लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाले प्रकाश किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए बाहर निकल जाती है, यानी कि सीधी की सीधी बाहर निकल जाती है बिना किसी प्रकार के विचलन के, तो उसको अपन कहते हैं प्रकाश केंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 33, लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, और इसे डी से दर्शाया जाता है, इसको अपन डी से व्यक्त करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, लेंस सूत्र लिखिए। लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये हो जाएगा भाई लेंस सूत्र आपका। तो यहाँ पर v है तो v बराबर हो जाएगा दर्पण
के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, सॉरी लेंस हो जाएगा, यहाँ पर दर्पण की जगह हो जाएगा लेंस, और a बराबर लेंस के ध्रुव से फोकस बिंब की दूरी। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो किसी लेंस द्वारा किरणों को अभिसरण या अपसरण, फैलाने और इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं, और इससे अपन पी से व्यक्त करते हैं। किसे? पी से व्यक्त किया जाता है, और इसका मात्रक डायोप्टर डी होता है। तो पी बराबर 1/f या एफ बराबर 1 मीटर हो। यदि ए बराबर क्या है? 1 मीटर हो तो पी बराबर 1, अर्थात किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, उत्तल लेंस है उसकी क्षमता हमेशा धनात्मक होती है प्लस में, और अवतल लेंस की जो क्षमता वो होती है ऋणात्मक। ये भी आप ध्यान रखिए, नोट रखें इसको। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों से बने हुए प्रतिबिंब की जानकारी दीजिए और आरेख चित्र बनाइए। तो इसकी भाई मैं पूरी की पूरी क्लास पहले दे चुका हूँ। आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को विजिट कर लें, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन और जो दर्पण और लेंस सारे के सारे बताए गए हैं, और उत्तल व अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करके बताया गया है, और उत्तल और अवतल लेंस दोनों के प्रतिबिंब निर्माण करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए। तो आप एक बार उन वीडियो को ज़रूर जाकर विजिट कर लें। हमारे चैनल पर आप जाओगे और वहाँ पर वीडियो की जो लिस्ट है उसके अंदर आपको ये सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो कंप्लीट इस पार्ट के वीडियो है वहाँ पर दिए गए हैं, तो आप एक बार उसको विजिट ज़रूर कर लें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और सारे के सारे प्रतिबिंब निर्माण वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो अपन देखते हैं, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर। वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब वो बनेगा फोकस एफ पर। यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका जो प्रतिबिंब वो बनेगा एफ पर, और यदि दूर है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, बिंब यदि दूर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा छोटा, और जैसे जैसे बिंब पास आता जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा। अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का होगा, और वास्तविक एवं उल्टा कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा अवतल दर्पण में। उसके बाद दूसरी स्थिति है शीशे परे। जब बिंब को शीशे परे रखा गया तो प्रतिबिंब बनेगा एफ तथा सी के मध्य, एफ तथा सी के मध्य छोटा रहेगा, और वास्तविक तथा उल्टा। फिर जो वस्तु है अपने आगे आ गई सी पर। कहाँ पर है? वस्तु यदि सी पर है तो उसका प्रतिबिंब वो भी सी पर बन जाएगा, और समान साइज का, यानी कि जितने आकार का बिंब है उतने आकार का प्रतिबिंब होगा, और वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। उसके बाद वस्तु है वो रहेगी सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा सी से परे, और अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, विवर्तित बड़ा, और वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। जब वस्तु ए पर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, अत्यधिक आवर्तित ज़्यादा बड़ा होगा, और वास्तविक तथा उल्टा। उसके बाद वस्तु आ गई है पी तथा एफ के बीच में, पी तथा एफ के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा भाई दर्पण के पीछे, और ये अत्यंत बड़ा होगा, और आभासी एवं सीधा, यानी दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब आभासी एवं सीधा, और बाकी के जो 5 प्रतिबिंब होंगे वास्तविक तथा उल्टा। तो इसके आरेख अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जो वस्तु उसको अनंत पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है ए पर। कहाँ पर बन रहा है? ए पर। उसके बाद दूसरा है, जैसे वस्तु सी से थोड़ी परे है तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा सी तथा एफ के मध्य, यहाँ पर बन रहा है इसका प्रतिबिंब। फिर जो तीसरी स्थिति है उसके अंदर अपनी वस्तु आ गई सी पर। कहाँ पर है? सी पर, तो इसका प्रतिबिंब भी वापस सी पर बन रहा है। चौथा है सी और एफ के मध्य आ गई तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर, सी से परे बन रहा है। और उसके बाद जब वस्तु आ गई है ए पर तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। और जब वस्तु एफ और ध्रुव पी के मध्य है, एफ और पी के मध्य है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे और अत्यंत बड़ा होगा। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने हुए प्रतिबिंब की जानकारी दीजिए तथा आरेख चित्र भी बनाइए। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस एफ तथा दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का होगा, और प्रकृति होगी आभासी एवं सीधा। फिर दूसरी स्थिति पर देखते हैं अनंत
तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में, यानी कि जो उत्तल है दर्पण है, इसके अंदर अपने दो स्थिति पर प्रतिबिंब बनते हैं, केवल दो ही स्थिति पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी ए पर और दर्पण के पीछे बनेगा एफ और दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का साइज हो जाएगा अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का और आभासी सीधा। अनंत ध्रुव बीच में है तो पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा होगा और आभासी एवं सीधा होगा। ये इसके आरेख दिए गए हैं अपने। तो वस्तु जब अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए पर, कहाँ पर बन रहा है ए पर। और इसके अलावा कहीं पर भी वस्तु हो, अनंत के अलावा यदि कहीं पर भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा पी और इस सी के मध्य बीच में। तो इससे केवल दो ही प्रतिबिंब बनते हैं। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों के लिए बने हुए प्रतिबिंब की जानकारी दीजिए तो आरेख चित्र भी बनाइए। तो इसकी भी क्लास में अपने चैनल पर अपलोड कर दी गई है बहुत ही पहले, तो उसको आप जाकर एक बार विजिट जरूर कर ले ताकि आपको समझ में आ जाए। इनकी एक एक चित्र वो आपको बनाकर बताया गया है जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ आपको ट्रिक भी इसकी बताई गई है, तो ट्रिक की सहायता से आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो अपन देखते हैं, पहला है अनंत पर। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा फोकस F2 पर, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का रहेगा और वास्तविक तथा उल्टा। दूसरा है 2F1 से परे, तो प्रतिबिंब बनेगा F2 तथा 2F2 के बीच छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। फिर 2F1 पर आ गई है तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर, समान साइज का बराबर हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। फिर है F1 तथा 2F1 के बीच फोकस F1 पर हो तो 2F2 से परे बड़ा आवर्धित और वास्तविक उल्टा। और F1 पर है तो बनेगा अनंत पर और असीमित रूप से बड़ा और वास्तविक तथा उल्टा। और अंतिम जो स्थिति है F1 और प्रकाश केंद्र O के बीच हो तो जिस ओर बीम है उसी ओर बनेगा, यानी कि बीम की तरफ इसका प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा विवर्तित होगा, आभासी एवं सीधा। तो जो बाकी 5 प्रतिबिंब वो तो है वास्तविक तथा उल्टे, और अंतिम जो प्रतिबिंब है वो रहेगा आभासी तथा सीधा। तो ये 4 एक दिए गए हैं। पहले जब वस्तु कहाँ पर है अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए पर। उसके बाद 2F1 से परे है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब बनेगा F2 तथा 2F2 के मध्य, यहाँ पर बीच में। फिर वस्तु 2F1 पर है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। और वस्तु जब 2F1 और F1 के मध्य है तो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा 2F2 से परे। फिर अगला है यहाँ पर जो वस्तु वो आ गई अपनी F1 पर, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। और जब वस्तु F1 और जो प्रकाश के अंदर O के मध्य हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा जिस तरफ बिंब है उस तरफ पीछे की तरफ। फिर पढ़ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, अवतल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों के लिए बने हुए प्रतिबिंब की जानकारी दीजिए तथा आरेख चित्र भी बनाइए। तो इसके लिए कौन कौन सी स्थितियां पर बिंब को दिखाया गया है? तो बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की अपेक्षित साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस F1 पर, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का होगा और आभासी तथा सीधा होगा। और जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाश केंद्र O के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा F1 तथा प्रकाश केंद्र O के बीच में, छोटा होगा, आभासी तथा सीधा। तो ये अपन आरेख देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है F1 पर। और जब वस्तु अनंत के अलावा कहीं पर भी हो, अनंत के अलावा कहीं पर भी हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा F तथा प्रकाश केंद्र O के बीच में। तो ये था अपना पार्ट जो आपके लिए कम से कम 9 नंबर का काम करेगा भाई। पूरे के पूरे 9 नंबर है वो आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। और इसकी जो बेसिक क्लासें हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाकर एक बार पूरी तैयार कर लें। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपके साथी पढ़ने वाले हैं उनकी जस्ट अब एग्ज़ाम है तो उनके पास भी इस PDF को शेयर करना आप न भूलें, उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, बेस्ट ऑफ लक।